हमारा अति प्राचीन अतीत, जिस समय लिखाई का आविष्कार न होने के कारण ना तो हमारे पास उस समय की कोई पुस्तक उपलब्ध है और ना ही कोई अन्य लिखित दस्तावेज, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातत्वविदों ने दुनिया भर में ऐसे कई स्थलों की खोज की है जहां प्रागैतिहासिक काल के मानव निवास करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने मिट्टी के बर्तन, औजार, मनुष्य व जानवरों की हड्डियों के अवशेष, आवास स्थल इत्यादि प्राप्त हुए हैं। साथ ही उस समय की मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई काफ़ी आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जो इस बात को समझने में सहायक है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का रहन सहन कैसा था। भारत में अब तक के जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पुरा पाषाण काल के हैं। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज कार्लाइल ने की, जो कि 1868 में स्पेन में हुई आल्तामीरा की खोज से भी पहले हुई थी। देश में सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में सैंडस्टोन से बनी विंध्याचल की श्रृंखलाओं में मिले। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरा पाषाण व मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं। यहाँ मिलने वाली गुफाएं अपने आसपास के इलाके से काफ़ी ऊंची व संकरी हैं। यहाँ जंगली फलधारी पौधों, जलधाराओं व कंदराओं की भी बहुतायत है। अतः ये गुफाएं सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जंगल पर नज़र रखने, खाने पीने का सामान उपलब्ध होने व वर्षा, गर्मी, ठंडी इत्यादि की दृष्टि से भी सुरक्षित होने के कारण आदिमानवों के लिए एक उपयुक्त निवास स्थल थी। पुरातात्विक अध्ययनों से संकेत प्राप्त होते हैं कि लगभग 1 लाख वर्ष पहले इन शैलाश्रयों में संभवतः होमो इरेक्टस निवास करते थे। वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित भीमबेटका की गुफाएं इन्हीं विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर स्थित हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है। विंध्याचल की इन पहाड़ियों में 700 से भी अधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। इनमें से 400 से भी अधिक शैलाश्रय लगभग 1892 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः 5 पहाड़ियों बिनेका, भोंडरावाली, भीमबेटका, लक्सुआर ईस्ट व लक्सुआर वेस्ट में फैले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ मुनि बाबा की पहाड़ी पर भी शैलाश्रय मिले हैं, किंतु इन्हें हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं किया गया है। एरिया 3 भीमबेटका में 243 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 133 में शैलचित्र मिले हैं, किंतु मात्र 15 शैलाश्रय ही दर्शकों के लिए खुले रहते हैं। भीमबेटका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही स्थित है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व है। यह अपनी सुंदर सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, हनुमान लंगूर, स्लोथ बेयर, स्ट्रिप्ड हियाना, रीसस मैकैक, इंडियन रॉक पैथॉन, व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर इत्यादि पशु व पक्षी पाए जाते हैं। भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रय समुद्री सतह से 600 मीटर तथा आसपास के समतल मैदान से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये पहाड़ियाँ सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन से निर्मित हैं, जो कि मेटामॉर्फोज्ड होकर ऑर्थोक्वार्टजाइट में बदल गई हैं। ये पहाड़ियाँ लगभग 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैली हैं। इन पहाड़ियों में हुए भौतिक व रासायनिक क्षरण के कारण पहाड़ी के विभिन्न हिस्से भिन्न भिन्न आकार के बन गए हैं, जैसे कि यह पाषाण खंड कछुए के समान प्रतीत हो रहा है। इन पहाड़ियों की दूसरी ओर बेतवा नदी का विशाल कछार मैदान दिखाई देता है। भीमबेटका व उसके आसपास की पहाड़ियां प्राकृतिक जल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पहाड़ियों के उत्तर में प्रवाहित जल स्रोतों का समागम बेतवा नदी में होता है। वहीं पहाड़ी की दक्षिणी ओर की जल धाराएं अंततः नर्मदा नदी में जाकर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ इन पहाड़ियों के अंचल में बाण गंगा, गुप्त गंगा व पंडापुर नामक 3 सदाबहार झरने हैं, जो आज भी स्थानीय लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भीमबेटका शब्द हिंदी शब्द भीमबेटका का अपभ्रंशित रूप है, जिसका अर्थ है भीम के बैठने का स्थान।
किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गदाधारी भीम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे थे, अतः इसी कारण इस स्थान का नाम भीमबेटका पड़ा। मठपाल के अनुसार इन इलाकों में रहने वाली जनजातियां शायद भीम को देवता के रूप में पूजती रही होंगी, जिस कारण यहाँ का नाम भीमबेटका पड़ा। इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकाधिक लोग गोंड व प्रधान जनजातियों से संबंधित हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी किंकेड ने पहली बार 1888 में अपने लेखों में भीमबेटका का जिक्र किया। उनके लेखों में भीमबेटका का नाम भीमबेट मिलता है। उन्हें वहां रहने वाले आदिवासियों से भोजपुर झील व भीमबेटका की जानकारी मिली। किंकेड ने लिखा है कि राजा भोज भीमबेटका की पहाड़ियों में स्थित बौद्ध गुफाओं का दौरा किया करते थे और फिर दोपहर के खाने के लिए राजधानी वापस लौटते थे। भीमबेटका से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर ही भोजपुर है, जहां भगवान शिव को समर्पित एक अर्धनिर्मित प्राचीन भोजेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जो कि भारत की विशालतम शिवलिंगों में से एक है। भोंडरा वाली पहाड़ी के पास कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, जो कि शायद बौद्ध स्तूप से संबंधित है। शायद ये निवास स्थल कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल रहे होंगे। यहीं पास में बाण गंगा के पास एक प्राचीन शिव मंदिर के भी अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ की एक गुफा में दुर्गा जी का भी एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। एक बार पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकड़कर भीमबेटका के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने ट्रेन की खिड़की से इन ऊंची पहाड़ियों को देखा तो उत्सुकतावश नजदीकी स्टेशन पर उतर गए। जब वे इन गुफाओं के पास पहुंचे तो इन्हें देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें वहां लाखों वर्ष पुरानी एक विलुप्त बस्ती की झलक मिली। भीमबेटका के पहले उत्खनन का कार्य 1967 में आर्चर्स केव की खुदाई के साथ शुरू हुआ। इसका उत्खनन वाकड़कर व पांडे द्वारा किया गया। ऑडिटोरियम केव भीमबेटका का सबसे बड़ा शैलाश्रय है। 1969 में वाकड़कर ने ऑडिटोरियम केव की खुदाई की, जिसमें उन्हें कुल्हाड़ी, चाकू, ब्लेड्स, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन टूल्स इत्यादि मिले। 1972 में वाकड़कर ने एक पेंटेड शेल्टर का उत्खनन किया। पहली लेयर में उन्हें माइक्रोलिथ्स मिले। माइक्रोलिथ्स अर्थात लघु अश्म छोटे छोटे पत्थरों के बने औजार व उपकरण होते हैं। 1973 में वाकड़कर को पुरा पाषाण काल का बच्चे का एक कंकाल मिला। उसके गले में एक हड्डी से बना हुआ पेंडेंट मिला है, जिसे शायद दफनाने से पहले रंगा गया था। भीमबेटका की चित्रकारी को शैली व तकनीक के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को पाषाण काल की 3 व ऐतिहासिक काल की 4 कालावधियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। उत्तर पुरा पाषाण काल। इस काल के चित्र गहरे लाल व हरे रंग की रेखाओं से बनाए गए हैं। इस काल के अधिकांश चित्र विशालकाय जानवरों जैसे हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा इत्यादि के हैं। कुछ चित्रों में छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां बनाई गई हैं। इनमें लाल रंग से शिकारियों को व हरे रंग से नाचने वालों को चित्रित किया गया है। अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। फूल पत्तियों से भी सजावट का काम लिया गया है। मध्य पाषाण काल। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल में बने चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस समय बने चित्रों के विषयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई, किंतु चित्रों का आकार छोटा हो गया। इस काल के बहुत से चित्र शिकार से संबंधित हैं। इन दृश्यों में आदिमानवों को समूह बनाकर भाला, डंडा व तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में गड्ढा खोदकर जाल डालकर भी पशुओं को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। इस काल के मानवों ने जानवरों का प्रमुखता से चित्रण किया है। उन्होंने तेंदुआ, शेर, गेंडा, हिरन, बारहसिंघा, सुअर, मछली, मेंढक, गिलहरी इत्यादि के अलावा पक्षियों का भी चित्रण किया है। कुछ भावात्मक दृश्यों को भी चित्रित किया गया है।
मानवों को विशाल जानवरों से भयभीत होते हुए वह मानव और जानवरों में स्नेह व प्रेम के भाव को भी प्रकट किया गया है। ताम्र पाषाण काल। इस काल के चित्र मध्य पाषाण काल से मिलते जुलते हैं। इस काल के चित्रों से पता चलता है कि इस समय इन गुफाओं में रहने वाले लोग मालवा में रहने वाली कृषक जनजातियों से विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे थे। पूर्व ऐतिहासिक काल। इस काल के कई चित्र मौर्य, शुंग व कुषाण काल से संबंधित हैं। इसमें स्वास्तिक जैसे चिन्ह व कई अभिलेख भी मिले हैं। इस काल के चित्रों में मुख्यतः लाल, सफेद व पीले रंगों से सजावट का काम लिया गया है। इनमें उत्तर गुप्तकाल के कबीलों के आपसी लड़ाई के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। मध्यकाल। इस काल के अंतर्गत लाल व सफेद रंग से बने घुड़सवार व सिपाहियों का चित्रण किया गया है। इसके अंतर्गत ज्यामितीय मानव आकृतियां भी चित्रित हैं। भीमबेटका के चित्रकारों ने अपनी कलाकारी के प्रदर्शन के लिए कई रंगों का प्रयोग किया है, जिनमें लाल, काला, पीला, भूरा, हरा, सफेद व बैंगनी रंग थे, किंतु सबसे अधिक लाल व सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। लाल रंग को बनाने के लिए हिरमच अर्थात गेरू का प्रयोग हुआ है। कैल्सेडोनी नाम के पत्थर को पीसकर हरा रंग तैयार किया जाता था। बाद की लेयर्स में हरा रंग नहीं मिला है। यही कारण है कि वाकड़कर मानते हैं कि पाए गए हरे रंग का संबंध लेटर पैलियोलिथिक या अर्ली मेसोलिथिक एरा से है। सफेद रंग को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। काले रंग के लिए मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग हुआ है। रंग तैयार करने के लिए पत्थरों व खनिजों को कूटकर पीसकर चूर्ण तैयार किया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी के साथ गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे गोंद, जानवरों की चर्बी इत्यादि को मिलाया जाता था। रंग तैयार कर लेने के पश्चात पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों से ब्रश तैयार किए जाते थे, जिससे चित्रकारी की जाती थी। पेंटिंग्स का निर्माण 3 विभिन्न टेक्निक्स के साथ किया गया है। ये हैं पारदर्शी तकनीक। इस तकनीक में रंगों को पतला करने के लिए उसे ज़्यादा पानी के साथ मिलाया जाता है। अपारदर्शी तकनीक। इस तकनीक में विभिन्न रंगों के रंजकों के साथ बहुत कम या ना के बराबर पानी को मिलाकर चित्रकारी की जाती है। क्रेयॉन तकनीक। इस तकनीक में क्रेयॉन की भांति सीधे रंगों का प्रयोग दीवारों पर किया जाता है। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये हैं प्राकृतिक चित्रण, ज्यामितीय चित्रण व अमूर्त चित्रण। भीमबेटका के लगभग 2116 चित्र प्राकृतिक चित्रण, 1558 चित्र ज्यामितीय चित्रण व 2392 चित्र अमूर्त चित्रण से संबंधित हैं। कुल 6214 चित्रों में से 56 अभिलेख व 92 ऐसे रेखा चित्र हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। मठपाल के अनुसार भीमबेटका में मनुष्य आकृतियों की कुल संख्या 2330 है। इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, लड़के लड़कियां, नवजात शिशु, देवता, शिकारी, हाथी, बैल, घोड़ा चलाते हुए मनुष्य, सिपाही, कुल्हाड़ी के साथ मानव, मुखौटा लगाए व्यक्ति, मृतक, मार्त देवी इत्यादि के चित्र उकेरे गए हैं। शुरुआती चित्रों में मनुष्यों को वस्त्र रहित चित्रित किया गया है, किंतु बाद के काल के चित्रों में उन्हें किसी तरह के कपड़ों के साथ दर्शाया गया है। निवास स्थलों में झोपड़ी व टेंट भी दर्शाए गए हैं। कुछ चित्रों में पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों को ऐसे दर्शाया गया है कि मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाशयों में हाथ, मुट्ठी व उंगलियों की छापें भी मिली हैं। पहिए, रेखाएं, कोणीय रेखाएं, रंगों के पैचेस आदि भी मिले हैं। बनाए गए चित्रों में मनुष्य के कुल चित्र जानवरों के कुल चित्रों की तुलना में अधिक हैं। पशुओं के चित्रों में जंगली व पालतू पशु दोनों के चित्र सम्मिलित हैं। ये लगभग 29 प्रजातियों से संबंधित हैं, जिनमें शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, गैंडा, जंगली भैंसा, बैल, गाय, बाइसन, नीलगाय, चिंकारा, ब्लैक बक, सांभर, बारहसिंघा, बकरी, स्लोथ बेयर, जंगली भालू, लंगूर, हाथी, घोड़े इत्यादि हैं। चित्रों में छिपकली, मेंढक, मछली, केकड़ा,
बिच्छू, चिड़िया, खरगोश व गिलहरी के भी चित्र मिले हैं। मिलने वाले जानवरों के चित्रों में से 300 चित्रों के जंतुओं की पहचान नहीं की जा सकी है। शायद इनमें से कुछ ऐसे जानवरों के भी चित्र हैं जो कालांतर में विलुप्त हो गए। हालांकि भीमबेटका के चित्र बहुत पुराने जमाने के हैं, किंतु फिर भी ये आकर्षक हैं। उस काल में उपयुक्त औजारों व सामग्रियों के बावजूद इन चित्रों में तत्कालीन समाज के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिकालीन मानवों की भी कहानियों में गहरी रुचि थी। चित्रों में बड़े नाटकीय रूप से मनुष्य व जानवरों को स्वयं को जीवित रखने हेतु संघर्षरत दिखाया गया है। पशुओं को वास्तविकता से अधिक तगड़ा व रौबदार दिखाया गया है। यहाँ लगभग 20 शिकार के दृश्य व 285 शिकारियों के चित्र मिले हैं। इनमें लगभग 9 महिला शिकारियों के भी चित्र मिले हैं। लड़ाई व योद्धाओं के चित्र बाद के समय के हैं। सिपाहियों को तलवार, ढाल, खंजर, कुल्हाड़ी, तीर कमान इत्यादि के साथ चित्रित किया गया है। कहीं कहीं उन्हें कवच पहने भी दर्शाया गया है। कलाकारों ने शैलाशियों की दीवारों के अतिरिक्त इसकी सतहों व छतों पर भी चित्रकारी की है। कुछ चित्र ऐसी जगह भी मिले हैं जहां शायद ही कभी कोई रहा हो। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। भीमबेटका की चित्रकारियों में जादुई प्राणियों, आकाशगामी रथों, वृक्ष देवताओं इत्यादि का भी चित्रण देखने को मिलता है। आदिकाल से ही सभी आदिम जातियों में धार्मिक क्रियाकलाप व कर्मकांड भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले नृत्य भी शायद किसी जादू टोने व ईश्वरीय कृपा से संबंधित थे। वाकड़कर व ब्रुक के अनुसार शैलाशियों पर चित्रित बहुत से शक्तिशाली जानवरों की आदिम मनुष्यों द्वारा पूजा की जाती थी। कई विद्वान मानते हैं कि दीवारों पर बनी ये पेंटिंग्स शिकार से पहले शिकार में सफल होने के लिए किए गए किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप व जादू टोने से संबंधित थी। पौराणिक दृश्यों में हिंदू देवताओं शिव जी व गणेश जी के चित्र मिले हैं। साथ ही स्वास्तिक, त्रिशूल व नंदी के भी चित्र मिले हैं। इन गुफाओं में सफ़ेद व लाल रंग से लिखे लगभग 56 इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, जिनमें से 47 शंख अर्थात कोंच स्क्रिप्ट में है, 17 उत्तर गुप्तकालीन लिपि में है, जबकि 2 अशोकन ब्राह्मी लिपि में है। वाकड़कर द्वारा अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया है। इनमें से एक में लिखा है, सिहाकास लेडी मतलब सिहाका की गुफा। गुप्तकाल व उत्तर गुप्तकाल के लेखों में एक व्यक्ति का नाम पिशाच मिला है। पूर्व नागरी लिपि में केशावश्या शब्द मिला है, जिसका अर्थ है केशव से संबंधित। त्रिशूल गोत्र शब्द का अर्थ है त्रिशूल कबीले से संबंधित। आइए अब भीमबेटका के कुछ मुख्य चित्रों को देखते हैं। इस चित्र में ऊपर की तरफ 2 शिकारी तीर व धनुष के साथ दिख रहे हैं। इनमें से एक शिकारी अपने दाएं हाथ पर ब्रेसलेट जैसे कुछ पहने हुए हैं। कमर पर शिकारियों ने शायद पत्तों से बने कपड़े लपेटे हुए हैं। दूसरे चित्र में एक शिकारी बड़े धनुष को लेकर बैल का पीछा कर रहा है। उसके पास बार्ब्ड एरोज अर्थात कांटेदार तीर भी हैं। बार्ब्ड एरोज पीछे की ओर मुड़े हुए तीर होते हैं। संभवतः माइक्रोलिथ्स की सहायता से इन तीरों को बार्ब्ड किया गया होगा। धनुष की डोरी को डॉटेड रेखाओं से दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में एक जंगली सुअर द्वारा बाजूबंद पहने एक व्यक्ति का पीछा करते हुए दिखाया जा रहा है। इस चित्र में योद्धाओं व घुड़सवारों को विभिन्न हथियारों के साथ दर्शाया गया है। इस शैलाश्रय क्रमांक 4 को जू रॉक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 16 प्रजातियों के विभिन्न पशुओं की 252 आकृतियां बनी हुई हैं। यह किसी प्रकार के बोर्ड गेम की पेंटिंग लगती है, जो आदिमानवों द्वारा खेला जाता था। इस पेंटिंग को विजार डांस के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग में बायसन की सींगों का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। वर्तमान में भी गोंड जनजाति में बायसन हॉर्न डांस फेस्टिवल मनाया जाता है। इस पेंटिंग को रोरिंग एनिमल के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग का समय काल 2500 बीसी से 1500 बीसी के मध्य का है। इस चित्र में एक आदमी को हथियार के साथ चारों ओर जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है।
यह चित्र शिकारी इंसानों की जानवरों पर प्रभुता को प्रदर्शित कर रहा है। इस चित्र में तीरंदाजों का एक झुंड, 2 गायों, हिरन और एक तीरंदाज के करीबी एक कुत्ते इत्यादि को चित्रित किया गया है। इस चित्र में मुखौटा पहने शिकारियों के झुंड विभिन्न हथियारों के साथ 2 चीतल व 1 गैंडे का शिकार कर रहे हैं। यह चित्र रंग महल शैलाश्रय में बना हुआ है। इस चित्र में आदिमानव पीठ पर झोला टांगकर पेड़ पर चढ़ फल इकट्ठा कर उन्हें ले जा रहे हैं। फलों की बनावट आम जैसी लग रही है। इस पेंटिंग में पहले से बने लाल चित्र के ऊपर बाद के काल में हरे रंग से चित्रों को बनाया गया है। इस पेंटिंग में चरवाहों द्वारा जानवरों को चराते हुए दर्शाया गया है। चरवाहा हाथ में छड़ी लिए हुए है। चरते हुए जानवरों में गाय, बैल, बछड़े इत्यादि को देखा जा सकता है। इस चित्र में एक गर्भवती महिला, एक बूढ़ी महिला व एक छोटे बच्चे को दिखाया गया है। इस चित्र में मधुमक्खी के छत्ते से लोगों को शहद निकालते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में एक लंबे भाले के साथ एक शिकारी को दर्शाया गया है जो कि हिरन का शिकार करने के लिए धीमी गति से चुपचाप हिरन के काफी निकट पहुंच गया है। इस दृश्य में मुखौटा लगाए एक व्यक्ति हाथ में त्रिशूल पकड़कर नृत्य कर रहा है। वाकड़कर ने इसकी तुलना शिव के नटराज स्वरूप से की है। इस युद्ध के चित्र में हाथी पर सवार होकर लड़ते योद्धाओं, तीरंदाजों व सिपाहियों को देखा जा सकता है। इस पौराणिक जानवर में भालू, बैल व हाथी के गुणों का समन्वय परिलक्षित हो रहा है। वह मुखौटे वाले एक आदमी को मारने दौड़ रहा है। उस आदमी के आगे एक केकड़ा भाग रहा है। कुछ अन्य व्यक्ति अलग खड़े हुए हैं। यहाँ की एक स्थानीय जनजाति कॉर्कोस जंगली भालू की पूजा करती है, जबकि यहीं के गोंड जनजाति के लोग सालाना धार्मिक अनुष्ठानों पर उसकी बलि देते हैं। इन दोनों दृश्यों में नृत्य को दर्शाया गया है। लाल रंग से बने चित्र पहले के समय के हैं, जबकि सफेद रंग से बने जिसमें लोग हाथ में हाथ डाले नाच रहे हैं, बाद के काल के हैं। भीमबेटका के संबंध में एक अन्य दिलचस्प बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी भी बहुत से चित्र सुरक्षित कैसे बचे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड्स मौजूद थे, उनके साथ रंगों की रासायनिक प्रक्रिया ने इन चित्रों को स्थायी बना दिया। भीमबेटका के विषय में एक अन्य रोचक बात यह है कि कई जगह पर नए चित्र पहले से बने पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। कुछ स्थानों पर तो चित्रों की 15 से भी अधिक परतें तक हैं। आखिर उन कलाकारों ने एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाए? इसका एक कारण यह हो सकता है कि जब पहला चित्र बनाने के बाद चित्रकार अपनी पहली कला से संतुष्ट ना होता होगा, तो वह उसी पर दूसरा चित्र बना देता होगा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र माने जाते थे और उन पर कलाकार धार्मिक अनुष्ठानों पर बार बार चित्र बनाते थे। जैसे कि आधुनिक काल में भी करवा चौथ जैसे पर्वों पर हर साल एक ही जगह चित्रों को मिटाकर उन पर दोबारा चित्रकारी की जाती है। इस संबंध में यह भी रहा होगा कि भिन्न भिन्न कालों में वहां रहने वाले लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर परत दर परत चित्रकारी की होगी। भीमबेटका की गुफाओं में कप के आकार के निशान भी मिले, जिन्हें पिट्स, हॉलोज, कप्स, कप स्टोन इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। कप्यूल्स को कप्यूल्स नाम आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेंडनेरिक ने दिया है। ये मानवों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे पुरानी प्री हिस्टोरिक आर्ट है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि ये कप्यूल्स पुरापाषाण काल की शुरुआत से थे। इन कप्यूल्स को पत्थर के हथौड़ों की चोटों द्वारा बनाया गया था। अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप पर ये कप्यूल्स पाए गए हैं। ये स्टोन एज के तीनों काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण व नवपाषाण तीनों काल में पाए गए। भीमबेटका की ऑडिटोरियम केव में ये कप्यूल्स मिले हैं। 90 के दशक के आखिरी दिनों में भीमबेटका से करीब 350 किलोमीटर दूर चंबल घाटी के मंदसौर में भी कप्यूल्स मिले थे। वर्ष 1999 में रमेश कुमार पंचोली ने यहाँ एक गुफा में पाया कि वहाँ सैकड़ों कप्यूल्स बने हुए हैं। इसे आज दर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कप्यूल्स दुनिया की सबसे पुरानी प्री हिस्टोरिक आर्ट है।
इन कप्यूल्स के समय काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कप्यूल्स के आकार के ये शिला चित्र 60,000 से लेकर 2 लाख वर्ष या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। आखिर आदिमानवों ने इन शिला चित्रों का निर्माण क्यों किया, इस पर आज भी रहस्य बना हुआ है। किसी भी पुराविद के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। शायद ये कप्यूल्स आदिमानवों की किसी धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित थे या कुछ और, कुछ स्पष्ट नहीं है।